22 मार्च क्या है दोस्त? 22 मार्च ये आपकी आखिरी लड़ाई है। जैसा कि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, इस बार भी बोलूँगा कि आखिरी लड़ाई, ठीक है। अगर ये सोच कर पढ़ाई कीजिएगा अरे भाई चलिए इसमें नहीं हुआ तो अगले में होगा, अगले में नहीं होगा तो अगले में होगा, तब आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। ये सोच कर पढ़ाई कीजिएगा नहीं हमें इसी बार इसी हाल में किसी भी कीमत पर इस भर्ती अपने मेरा भर्ती लास्ट और अंतिम परीक्षा है, बस इसमें मैं सफलता ले लूँगा, तब जाके आपका जीवन में है जो रंगीन होगा, ऐसे 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 रंगीन होगा, कलरफुल रंगीन होगा, ठीक है। जब आप सोचेंगे वो बात तब है, नहीं तो ये नहीं होगा। चलिए ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए इंडियन जीके लेके आ चुका हूँ टॉप 25 क्वेश्चन इंडियन जीके का। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और इसको इठा के यहाँ कर दे। पहला क्वेश्चन आपका यूँ बोलता है, निम्नलिखित में किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? माने कौन है जो संसद का सदस्य है, संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी उसे बोलने का अधिकार रहता है, मतलब संसद में। तो बस मात्र मात्र एक ही व्यक्ति है, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, माने भारत इंडिया के अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नैसर्गिक अधिकार पर, नैसर्गिक अधिकारों पर आधारित है, ठीक है। अमेरिकी आज़ादी का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? अमेरिकी आज़ादी का जो घोषणा पत्र है किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नैसर्गिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए ये किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? मैंने किस कर को लागू 94-95 में करने के बाद बहुत समय के बाद इसके मैंने एक तरह से मतलब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो वह था सेवाओं पर कर। कौन था? सेवाओं पर कर, ठीक है। नेक्स्ट है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान था आपका इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। कौन? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, ठीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्मसंभवम, ठीक है, पद्मसंभव। नेक्स्ट है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह सीधा सी मतलब है कि शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक। तो शिक्षा सम्मेलन सबसे पहले समझ लीजिए कि 31 जुलाई 1937 को आज़ाद मतलब 31 जुलाई 1937 को आयोजित किया गया, ठीक। और कहाँ किया गया? यह किया गया वर्धा में। कहाँ? वर्धा शिक्षा सम्मेलन, इसका नाम ही है वर्धा शिक्षा सम्मेलन। वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो कि 31 जुलाई 1937 को आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कलर को चेंज कर लूँ या पहले मैं। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? अच्छा क्वेश्चन है, हमें भी नहीं पता है, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड अरेस्ट किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? एबेसियस ने, ठीक है, सही है, ठीक है। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सबसे पहले पता है कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? पहला नंबर वो कमेंट में छापना, ठीक है, कौन सा था और कब किए, छापना, ठीक है। और कि अगर आपको पता है कि कब किए, किस लिए किए
और कितने भाग भूमि पर किए थे? 3 कठीय प्रणाली 3/20 भाग। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कमेंट करके बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभारंभ कब हुआ हमें वो बताइएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, वो हमें बताइएगा। नेक्स्ट है, स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका विलक्षण है मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। देखिए ये इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा मतलब दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो बिल्कुल पूरी तरह आलोचनीय होती है। क्या? पूरी तरह आलोचनीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीएनपी एनएनपी के बीच अंतर किसके होता है? माने जीएनपी और एनएनपी के बीच के अंतर किसके बराबर होता है? तो मूल्य ह्रास के बराबर होता है। ठीक है, मूल्य ह्रास के। जीएनपी का फुल फॉर्म और एनएनपी का फुल फॉर्म बताना तो थोड़ा भाई। नेक्स्ट है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक? यह नागरिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन मन तय करेगा कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो अभी हम लोगों ने इंडिया ने किसे 2-3 दिन पहले अभी हरा कर सेमीफाइनल में पहुंचा है, आप सभी को पता ही होगा किसे हरा कर सेमीफाइनल पहुंचा है। तो वही है। ठीक है, वही है। ठीक है, इंग्लैंड को। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सबसे दूर वातावरणीय परत है बहिर्मंडल। कौन है? बहिर्मंडल। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कमेंट में आंसर छापना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो समोच्च रेखाएं हमेशा याद रखना माध्यम समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। अगर मान लीजिए यहाँ आपको नहीं पता है, सब नहीं दिख रहा है, चाहे नहीं लिखा है, तो सीधा लिखना यहाँ, बस याद रखना ऊंचाई, सम ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई याद रखेगा तो समोच्च रेखा आपको मार दीजिएगा आंसर। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? कौन सी होती है? तो निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ठीक है, तो 19 का इज द राइट आंसर होगा मखरला या लेटराइट मिट्टी। कौन? मखरला या लेटराइट मिट्टी। लास्ट ही चल रहा है दोस्त। कौन सा जलमंडू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग विश्व इतिहास। कौन सा विश्व का भूगोल है? कौन सा जलमंडू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बांस इज द राइट आंसर। एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिस्टोफर मार्टिन जैकिंसन। किस देश में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? एक क्वेश्चन जब मैं पहली बार पढ़ा था ना, तो उसी से मेरे को याद हो गया था। लगभग एक क्वेश्चन आज से मैं 3 साल तो हो ही गए होंगे, करीब 2.5-3 साल। तो इसका आंसर कमेंट बताना, बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ उसको। चलिए आंसर बता ही देता हूँ, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। देखिए इसकी 3 राजधानी है। इसकी 22 नंबर क्वेश्चन का इसकी 3 राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए किस देश की पूछे कि विश्व में एक ऐसा ही मात्र यही एक देश है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। तो कौन है? दक्षिण अफ्रीका, जिसको तीनों राजधानी है अलग अलग है, आपको पता होगा शायद। ठीक है, जो प्रिटोरिया राजधानी है, एक प्रिटोरिया है। ठीक, जो कि कार्यपालिका के लिए है। ठीक, फिर दूसरा है आपका ब्लोम फांटेन जो कि न्यायिक राजधानी है इसकी। ठीक है, और तीसरा है केप टाउन जो कि इसका
केप टाउन किसकी राजधानी है? विधायिका की राजधानी है, ठीक है। एक न्यायिक की, एक विधायिक की, एक प्रशासनिक, 3 राजधानी है किसकी? साउथ अफ्रीका के, जिसको जो भारत भी हार चुका है, सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है फाइनल से। लास्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक संगठन ओपेक के सदस्य हैं? ओपेक, देखिए ऐसे तो ओपेक में टोटल कितने सदस्य होते हैं? ओपेक में टोटल सदस्य होते हैं आपके, ओपेक में कुल 12 सदस्य हैं। कौन कितने हैं? ओपेक में कुल 12 सदस्य हैं। पर यहाँ पूछा अफ्रीका कितने पेट्रोलियम निर्यातक देश है, पर पेट्रोलियम में निर्यातक देश केवल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? 4। तो 4 वो दो 4 जो देश हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक है नाइजीरिया, ठीक, एक है अल्जीरिया, ठीक, एक है अंगोला, ठीक, और एक है लीबिया। नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया, ये जो 4 देश हैं ये पेट्रोलियम निर्यातक देश है ओपेक के, ठीक है। बाकी ओपेक में टोटल सदस्यों को संख्या पूछे तो 12 कुल देश हैं, ठीक। और पेट्रोल से संबंधित देश पूछे तो 4 देश है, ठीक है दोस्त। कैसा लगा सेक्शन? ठीक है, कमेंट करके बताना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।